आज हम पढ़ेंगे अबाउट नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जब भी एक लीगल स्टूडेंट जूरिस्प्रूडेंस के नेचर को पढ़ने के लिए जूरिस्प्रूडेंस की बुक खोलता है तो उसको बहुत सारे डेफिनेशंस मिलते हैं जूरिस्प्रूडेंस के, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर है तो है क्या। मैं आज आपको क्लियर करूँगा। देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस का एक डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात किया हुआ है, लेकिन अभी तक एट प्रेजेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन नहीं आई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है जूरिस्प्रूडेंस का नेचर। तो चलिए जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर है क्या। जूरिस्प्रूडेंस का जो नेचर है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होता रहे, कभी एक समान ना रहे। अब जो ये चेंज होता है ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि सोसाइटी चेंज होती है। देखिए, जो सोसाइटी 50 साल पहले थी जरूरी नहीं कि वो सोसाइटी सेम हो 50 साल बाद भी। सोसाइटी के अंदर में बहुत सारे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशियोलॉजिकली कंडीशंस में चेंजेस आते हैं और उसके हिसाब से नए प्रॉब्लम्स आते हैं। तो नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए सॉल्यूशंस आते हैं। तो इसी कारण से सोसाइटी का भी जो नेचर है डायनेमिक है। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है उसके हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस का जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, वो भी चेंज होता है। तो जो नेचर है जूरिस्प्रूडेंस का वो डायनेमिक क्यों है? क्योंकि वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पीपल टू पीपल वेरी करता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जूरिस्प्रूडेंस जो ये वर्ड है, ठीक है, ये एक लैंग्वेज से आया है, इंग्लिश। लेकिन ये जो लैंग्वेज है इंग्लैंड में चलती है, फ्रांस जर्मनी में अलग लैंग्वेज, इंडिया में अलग लैंग्वेज। तो भाई जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है ये इंग्लैंड में यूज़ होता है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस के लिए एक अलग वर्ड है फ्रांस और जर्मनी में, जो इसका जो सेंस है जूरिस्प्रूडेंस जैसा ही है और वही है। अब जैसे हम पहुंच जाते हैं फ्रांस और जर्मनी में। देयर जूरिस्प्रूडेंस इज कॉल्ड एज फिलॉसफी ऑफ राइट, ओके, एंड इन इंग्लैंड द लैंग्वेज इज इंग्लिश, सो वी कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। हम अगर रोम चल जाएं जहाँ लैटिन चलता है, वहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस हो जाता है, वो भी नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। हम इंडिया आ जाएंगे तो इंडिया में क्या बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस को? विधि शास्त्र बोलते हैं, दैट इज नॉलेज ऑफ लॉ। तो कंट्री से कंट्री जब हम जाते हैं तो लैंग्वेज अलग होते हैं, जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग शब्द होते हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस को अपने अपने शब्दों में बताते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक डिटेल समझते हैं कि किस तरीके से चेंज होता है। आपने सैलमन को देखा होगा, आपने रॉस्को पॉन्ड को देखा होगा, आपने ऑस्टिन को पढ़ा होगा, आपने ग्रे को पढ़ा होगा, आपने हॉलैंड को पढ़ा होगा। अब ये जितने जूरिस्ट हैं ये सब अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अलग अलग टाइम से बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्लेस से बिलोंग करते हैं। जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी का पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल कंडीशन है वो अलग है। तो इन्होंने जो भी जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दी है वो सोसाइटी को देखते हुए दी है, सोसाइटी के कंडीशन को देखते हुए दी है, और सोसाइटी में जो परिस्थितियां उस समय थी उसको देखते हुए दी है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? उससे ये प्रूफ होता है कि सोसाइटी के हिसाब से जूरिस्ट लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन दिया है। तो सोसाइटी चेंज होगा तो जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन भी चेंज होगा। एक एग्जांपल आपको देता हूँ फिर से कि भाई आप अगर इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ पर लॉ का कंटेंट को प्रॉपरली एनालिसिस किया जाता है। जो भी लॉ का कंटेंट होता है, पॉजिटिव लॉ का जो भी कंटेंट होता है उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। आप रोम आ जाएंगे तो रोम में क्या किया जाता है? एक डिवाइन लॉ और ह्यूमन का रिलेशन के बारे में बात किया जाता है। आप इंडिया आ जाएंगे तो यहाँ कल्चर, ट्रेडिशन के हिसाब से लॉ को बनाना पड़ता है। तो भाई जूरिस्प्रूडेंस क्या है? दैट इज ए स्टडी, दैट इज ए साइंस ऑफ लॉ। तो
कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन वेरी करता है। जिस कारण से जो स्टेटमेंट है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो नेचर है डायनेमिक है, ये इस्टेब्लिश्ड होता है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन हमेशा चेंज होता रहता है। अब आते हैं स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। देखिए भाई, सिंपल भाषा में समझे तो स्कोप का मतलब होता है विस्तार। ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो विस्तार है सालों साल से हो रहा है और अभी तक हो रहा है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है नेचर में, वो चेंज होगी, नए प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके लिए नए सॉल्यूशंस आएंगे, स्टडी करने के लिए अलग अलग फील्ड डेवलप होंगे, नए नए एस्पेक्ट्स आएंगे जिसको देख के लॉ बनेगा। जैसे कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, एथिकल एस्पेक्ट है, जिसको देख के लॉ बनाया जाता है ताकि वो सोसाइटी में जो लॉ बनाया जाए वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो। और अगर सोसाइटी चेंज हो तो सोसाइटी के साथ में लॉ को भी इफेक्टिवली चेंज किया जा सके ताकि वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो सके। तो चलिए इसके स्कोप को एक डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है। दूसरे मैं बताऊंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद बताऊंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद बताऊंगा ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। और एट लास्ट में बताऊंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट हम देखते हैं, पहला एस्पेक्ट देखते हैं, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी। देखिए सोशियोलॉजी जो है इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में पूरी तरीके से स्टडी करना, जैसे कि सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, सोसाइटी में लोग रहते कैसे हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस कैसे रहे हैं, लोगों का बिलीफ कैसे है, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, लोग किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, किस तरीके से सोशल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो ये सब एस्पेक्ट हैं जो कि स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी में। अब इन सब एस्पेक्ट को देखते हुए ही लॉ को भी बनाया जाता है। क्यों? ताकि लॉ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके सोसाइटी के अंदर। जब तक आप सोसाइटी को समझोगे नहीं तब तक आपका लॉ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि किस तरीके से लॉ का डायरेक्ट रिलेशन है सोसाइटी से। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑल अबाउट साइंस ऑफ लॉ एंड सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इससे क्या समझ में आया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जो सोसाइटी है उसका कितना अच्छा रिलेशन है, कि जैसी सोसाइटी वैसा लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस और साइकोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। जब हम एक मानव के दिमाग, उसके बिहेवियर, उसके मन का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का रिलेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस से कैसे है? आपने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में तो सुना होगा। अब क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस फोकस करता है अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ ऑफेंडर, ताकि उसको सही पनिशमेंट दिया जा सके, ताकि क्रिमिनल लॉ में सही रिफॉर्म लाया जा सके और ये फाइंड आउट किया जा सके कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम एक ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस किया है, अब उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हम सही तरीके से समझ पाएँ, उसके इंटेंशन को, उसके नॉलेज को समझ पाएँ, तो हम समझ पाएंगे कि उसने जो ऑफेंस किया है वो कितना सीरियस है और उसके हिसाब से हम उसको पनिशमेंट दे पाएंगे। तो जो पनिशमेंट वेरी करेगा वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेग्लिजेंस, ठीक है, जैसे कि इंटेंशन, जैसे कि मोटिव, जैसे कि नॉलेज। ये सब बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि रिफॉर्म करने के लिए भी काम आते हैं
और ऑफेंडर को पनिशमेंट देने के लिए भी काम आते हैं, है ना। तो इससे हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जो कि क्रिमिनल लॉ को और इफेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी का भी रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये समझते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस और एथिक्स का क्या रिलेशन है। देखिए, जो एथिक्स है इसका मतलब क्या होता है। एथिक इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी, कि एक सोसाइटी के अंदर में एक इंसान को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसका आचरण किस तरीके से होना चाहिए। जो एथिक्स हैं, एथिक्स स्टडी के अंदर में ऐसे बहुत सारे एथिकल वैल्यूज इस्टेब्लिश किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे एथिकल रूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जो जज करते हैं कि किसी एक इंसान का जो बिहेवियर है वो सही है कि गलत है। जो एथिकल रूल्स होते हैं वो एक आइडियल स्टैंडर्ड तय करते हैं ह्यूमन कंडक्ट का, कि आपको सोसाइटी में जब रहना है तो आपको इस टाइप से बिहेव करना होगा। और हमको इससे ये भी मालूम चलता है कि एक इंसान का एथिकल वैल्यूज से हमको ये मालूम चलता है कि एक इंसान का जो बिहेवियर है सही है कि गलत है। अब यहाँ पर लॉ का रिलेशन एथिक्स से कैसे होता है। भाई एथिक्स तो एक आइडियल सेट करता है ना कि आप एक ह्यूमन को सोसाइटी में ऐसा बिहेव करना चाहिए जो बहुत हाईली क्वालिटी का बिहेवियर होगा, मोरालिटी उसमें बहुत होगी, बहुत अच्छा होगा, अच्छा बिहेवियर करने के लिए बोलता है। तो लॉ का यहाँ क्या काम है भाई। हम जैसे पढ़े हैं पहले भी कि लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी। तो लॉ ये ध्यान रखता है कि जो भी इंसान है उसका आचरण सोसाइटी के अंतर्गत एथिकल वैल्यूज, एथिकल रूल के हिसाब से हो, जो कि एक आइडियल स्टैंडर्ड ह्यूमन कंडक्ट तय किया गया है उसके हिसाब से हो, ये लॉ तय करता है। देयरफॉर लॉ इज अ रेगुलेटर ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। जो भी एथिकल वैल्यूज होते हैं उसको प्रॉपरली एनफोर्स कौन करता है, वो लॉ करता है। किसके जरिए से करता है, अपने द्वारा इस्टेब्लिश किए गए इंस्टीट्यूशन से, लाइक कोर्ट हो गए, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके जरिए से एथिकल्स रूल्स को प्रॉपरली एनफोर्स किया जाता है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि किस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि साइंस ऑफ लॉ है, उसका रिलेशन एथिक्स से कैसे है। अब आते हैं, अब ये समझते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस और इकोनॉमिक का क्या रिलेशन है। तो इकोनॉमी होता है जो उसका, दैट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब एक कंट्री के अंदर ऐसे बहुत से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं जो कि किए जाते हैं ताकि एक सिटीजन का, एक इंडिविजुअल का, सोसाइटी में रहने वाले हर बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो, हर किसी के पास प्रॉपरली पैसा हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेल्थ का सही तरीके से हो सके, सबको इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके। लेकिन जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उससे संबंधित क्राइम भी होते हैं, तो उसको संभालने के लिए लेजिस्लेटर लॉ बनाता है। ऐसे बहुत से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है जिसको लॉ रेगुलेट करता है और उससे संबंधित क्राइम को ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश करता है। इसीलिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना है और उससे संबंधित क्राइम को ख़त्म करने के लिए भी लॉ बना है। अब कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, इंश्योरेंस से संबंधित एक्ट हो गए, बैंक से संबंधित एक्ट हो गए। ये सब एक्ट क्यों लाए, क्योंकि ये सब एक्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से संबंधित जो भी क्राइम होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। और ऐसे बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो कि लीगली इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं ताकि प्रॉपरली इकोनॉमिकल एक्टिविटी को गवर्न किया जा सके। अब यहाँ पर क्या बात आती है, अब इकोनॉमिकल एक्टिविटी को प्रॉपरली हम गवर्न तो कर रहे हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन का जो जीने का स्तर है वो ऊंचा हो सके। तो यहाँ पर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक का रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन
जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री। देखिए क्या होता है, अगर आप एक प्रेजेंट लॉ को समझना चाहते हैं तो उसकी हिस्ट्री को भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो जूरिस्प्रूडेंस है क्या करता है, वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करता है अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द ओरिजन, अबाउट द पर्पस, अबाउट द मोटिव जिसके कारण से वो प्रेजेंट लॉ जो है वो आया है। तो हिस्ट्री को जाने बिना आप प्रेजेंट लॉ को नहीं समझ सकते। इसीलिए एक लॉ का पास्ट समझना बहुत जरूरी है। उसका ओरिजिन कैसे, उसका कारण क्या था ओरिजिन होने का, किस कंडीशन में उसका ओरिजिन हुआ, क्या टाइम था, क्या प्लेस था, इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करता है जूरिस्प्रूडेंस। इस कारण से जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री का भी रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होता है। मैंने यहाँ पर एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट कि जो नेचर है जूरिस्प्रूडेंस का वो डायनेमिक है, क्योंकि वो चेंज होता है, और जो स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस का वो दिन प्रतिदिन सालों साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है नेचर में। सोसाइटी के हिसाब से नए प्रॉब्लम्स आएंगे, नए सॉल्यूशंस आएंगे, नए एस्पेक्ट्स आएंगे, जिसके बेसिस पे लॉ बनेगा, नए स्टडीज़ होंगे। तो मैं आगे भी जूरिस्प्रूडेंस में वीडियोस बनाते रहूँगा। तो आगे जो मैं जूरिस्प्रूडेंस में वीडियो बना रहा हूँ उससे आप अपडेट रहें, इसीलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आप आगे जो मैं वीडियो बनाऊँ वो आपके पास डायरेक्टली पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।